नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं के बच्चे हैं। आज हम लोग सुलभ भारती का पाठ नंबर 1 रिवीजन पाठ पढ़ने जा रहे हैं। धरती का आंगन महके। चलिए इसमें हम देखते हैं धरती का आंगन महके में है क्या। धरती का आंगन महके डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने ये कविता लिखी। इनका परिचय है। इनका जन्म 1929 में इटावा में हुआ था। इनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। ये अजीविक अध्यापक रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानजनीय और आदि पत्रिकारों के संपादक रहे हैं। अमर उज्ज्वल समाचार पत्रकारिता भी की है। आपकी रचना विधि पत्रिकाओं में शोभा बढ़ाती है। इन्होंने कई प्रकार की पत्रिकाएं लिखी हैं जिन्होंने इनकी शोभा उन्होंने अलग अलग प्रकार से शोभा बढ़ाती है। इस प्रकार की पत्र हैं जो रचना के लिए किए जाते हैं। इस कविता में हमें प्रमुख पद्य क्या है वो देखेंगे हम। प्रस्तुत नई कविता में कवियर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्वता स्थापित की है। आपका रहना कि हम ज्ञान विज्ञान से बल पर भले ही आसमान से नाप तोल से, परंतु विनाश शास्त्र के मानवता को बचाते हैं। यह भी संभव होगा कि समाज में सदाचार है, स्नेह है। इसके बारे में इन्होंने इस कविता में कहा है। चलिए देखते हैं इस कविता में है क्या। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। उनका कहना है, कवि कहते हैं कि संपूर्ण डॉक्टर दीक्षित जी कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धारा को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार हमें मोड़ दो कि हर खेती जो नदी होती है वो हर जगह खेतियों में चले जाए, हमें अनाज भरपूर और फसल हमारा उत्पन्न करे। इसके बारे में ये चर्चा की है। चलिए आगे देखते हैं। अभिलाषा नित्य मुस्कुराते आशाओं की छाया में, पैरों की गति बधी हुई है विश्वासों की राह में। कवि कह रहे हैं, मनुष्य को जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विनाशनीय बना रहे, विषानीय बना रहे, मतलब विश्वासीय बना रहे, विश्वास रहे उसके अंदर, वो बना रहे सभी प्रकार से, वो इतना मजबूत हो, हर तरह से मजबूत हो। इसका मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्पकला कुमुदों का माला। शिल्प कला होती है जो हम लोग किसी चीज़ पर कला बनाते हैं, जैसे दीवार हो गई, कोई कपड़े हो गए, उस प्रकार से। कुमुदों का मतलब होता है कमल की माला, वृक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरा भरा इस धरती का श्रृंगार हो। कवि कह रहे हैं कि सभी प्रकार से शिल्पकला का मतलब होता है हस्त कौशल्य। कुमुद मतलब होता है कमल, स्थल होता है छाती। इस प्रकार से उनका कहना है समुच्चय विकास हो, साथ में भूमि पर फल और फूल अच्छी तरह से हरे भरे से सजे रहे। ये इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हर जगह से एक हस्त कौशल्य हो, कमल की जैसे हमारे जगह रहे, हार हो, सजा हुआ हार हो कमल के जैसे कमल एक होती है, एक ऐसी चीज़ है जो कीचड़ में भी बहुत सुंदर दिखती है, समझे। फूल फलों से हमारा धरती हमेशा भरा रहे, उसकी श्रृंगार हो। जैसे अगर हम कभी सजने जाते हैं, समझ लो अगर हम लोग कभी तैयार हो रहे हैं तो पूरी तरह से जब हम तैयार हो जाते हैं तो कुछ अलग ही दिखते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो धरती है फूलों से फलों से पूरी तरह से हरा भरा और सजा दिखेगा। आगे, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़ती किसी भी यान से, किंतु ना तो संबंध विनाश शास्त्रों का इंसानों से। कवि कहते हैं कि विज्ञान में निरंतर प्रगति रहती है। मनुष्य
अपने बने गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह तक, मंगल ग्रह तक सफलतापूर्ण पहुंचा है। ये बात सही है कि मनुष्य आज के विज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज मनुष्य बहुत आगे है। वो चंद्रमा पर भी जाकर आ चुका है, ग्रहों का भी उन्होंने खोज किया है, परंतु इंसान विज्ञान के प्रयोग में विनाश शास्त्रों की निर्माण के लिए भी काम किया है। जैसे कोई शास्त्र या कोई ऐसी धातु जो बनाया है मनुष्य ने ही बनाया है, जिससे हम हमला कर सकते हैं या किसी मतलब जो भी है हमने अपने जीवन में हमने जो किया है अपने दिमाग के अनुसार किया है, जिससे विज्ञान हमारा बहुत आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती है। सदाचार की शुभ शंका मन सुंदरता आकर्षित है। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को जीवन में मानविक गुणों जैसे सदाचार, पवित्र आदि परिपूर्ण नैतिक गुण भी हमारी सुंदरता बढ़ाती है। अगर हम सुंदर नहीं हैं तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, हमारे अंदर हमारी खुद की जो सुंदरता होती है वो हमारे अंदर की होती है, प्रेरणा होती है, हमारा व्यवहार होता है, गुण होता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा हो, समाज में हम अच्छे से उठ बैठ रहे हैं तो लोग हमारी चर्चा पूरे दुनिया भर करते हैं। ये बात जान लेना बच्चों की सही बात है। अगर आप अच्छी तरह से हो, अच्छे से चल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कभी भी आप ये चीज़ देखना कि गलत चीज़ लोगों को फटाक से दिखाई दे देती है, पर अच्छी चीज़ दिखाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, अच्छा बनने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझा? प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता है, मानव का मीटर मन की गहराई मापता है। कवि का कहना है कि हमारी प्रतिभा हमारी मेघा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र को परिचय देता है। ये बात सच है कि हम किस प्रकार से हैं, वो हमारी किस प्रकार से तुलना हो रही है लोगों से, हम खुद से देखते हैं, खुद से समझते हैं। कोशिश हमें अगर दूसरा वाला अगर देख रहा है तो हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, किस प्रकार का गुण है, वो हमारे अंदर माप तोल करता है। हमारा कौन सा चरित्र है, हम किस चरित्र हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उसके प्रकार से हमें उस प्रकार का शोभा, हमारे परिचय दुनिया भर में हमारा खुद का एक नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा को आवर्तित कर रहे हैं स्नेह प्रभा परिधान से, करे आचना हम सब मिलकर वसुंधा के जयागान से। कवि का कहना है कि सबसे प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है सबके लिए अच्छा होना चाहिए। हमारी आत्मा स्नेह रूप में परिधान से सजी होनी चाहिए। हम सब मिलकर रतन प्रवासनीय वसुंधा से गाए गए उसे आचना करनी चाहिए। जैसे अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत कामकाजी है, बहुत अच्छी है, तो हमारा गुण जो है ना सब तक पहुंचाना चाहिए, खुद हमारी जय जयकार होनी चाहिए। समझे बच्चों? ये पहले पार्ट का आपको परिचय था। अभी हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट है आपके लिए 2 लघु कथाएं। ठीक है, 2 लघु कथाएं हरि जोशी का है। हरि जोशी का परिचय देते हैं हम। हरि जोशी का जन्म 1983 में गुठिया मध्य प्रदेश में हुआ था। ये अध्यापिक और सांस्कृतिक रचनाकार थे। क्या थे? देख लीजिए। सांस्कृतिक साहित्य और संस्कृति की रचनाकार इन्होंने किया था। लगभग प्रतिनिष्ठा पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित भी किया था। इनके खुद के अंदर में जो थे, मतलब जिस प्रकार से ये करते थे, साहित्य को लेकर इन्होंने एक बातें बताई हैं जो अच्छे कामों के लिए की जाती है, बुरे कामों के लिए जाती है, जो हमारे खुद के अंदर होती है, उसके बारे में इन्होंने इस पार्ट में चर्चा की है।
इसके गद्य खंड में 2 कथाएं हैं, 2 लघु कथाएं मतलब 2 कहानियां हैं। प्रथम लघु कथाएं में हरि जोशी ने बुरे काम का बुरा फल के बारे में बताया है और दूसरी में कठोर नम्रता की बातें और घमंड की बातें के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का उन्होंने इस गद्य खंड में हमें बताया है। बहुमंजिली इमारतों को दीवार नव से उठ रही है। ठेकेदार नया था, भयभीत व एक तंगी सीलमिट का 5 तंगी रेत के मसाले में ईंटों की जुड़वाई करवाता रहता था। अगले ही दिन महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय ने बोले, ऐसा काम करने तो कहीं और जाइए, ऐसा काम करना है तो कहीं और जाइए। अगले ही दिन शंकती ने ठेकेदार के एक तांगारी सिलमिट और 3 तंगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नवीन के दीवारों पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। जो वहाँ का ठेकेदार था उसे अंतिम चेतावनी दी। गर्म होना मतलब क्रोधित हो जाना। यदि यह कल तक काम का जो भी था वो अगर सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जो वहाँ का ठेकेदार था, जो वहाँ का था, उसने क्या बोला, अगर ये काम पर्याप्त अच्छे से सुधार नहीं आया तो ये काम बंद करवा दिया जाएगा। बंद करवा दिया जाएगा। आगे देखते हैं। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभव ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। ये जो महोदय है रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत मतलब घूस होता है जो आप लोग देते हो। इसीलिए काम की बात रहे तो नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। उसी भ्रष्ट अधिकारों को पाठ पढ़ाने के निश्चय कर लिया था। अगले ही दिन महोदय निश्चित करने आए। ठेकेदार ने उन्हें देखो क्या बताया। अगले ही दिन जब निश्चित करने आए तो ठेकेदार ने उन्हें रुपए से भरा हुआ लिफाफा पकड़ाया। जो ठेकेदार था वहाँ का रुपए से भरा हुआ लिफाफा पकड़ाया। अधिकार प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ ऊंचा अधिकार आ गया। अधिकारी महोदय ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वस्तु रात में ही ईमानदारी ठेकेदार ने अधिकारी महोदय से लिफाफा उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी। उच्च अधिकारी ईमानदार से उन्होंने कहा कि एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम हो जाता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच्ची ही कहा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारियों की ईमानदारी को समाचार चारों तरफ फैल गया और उनका सार्वजनिक समारोह के सम्मान किया गया। देखो कि ठेकेदार किस प्रकार का था और देखो दूसरा ठेकेदार किस प्रकार का था। चलिए आगे देखते हैं इसी पार्ट में दूसरी कहानी। आगे दूसरी कहानी है जीव का वर्चस्व। पंक्तिबंद और एकजुट रहने के कारण पंक्तिबंद का मतलब होता है पंक्तियों से बंधे हुए। एकजुट रहने के कारण मतलब एक साथ दांतों का दुस्साहस सुनिए, दांतों का दुस्साहस हो गए। एक दिन वह गर्व से चूक
होकर जीभ से बोले। जीभ से क्या बोले? मैं 32 घनिष्ठ मित्र हूँ। मैं क्या हूँ? 32 घनिष्ठ मित्र हूँ। एक से एक मजबूत हूँ। तू ठहरा अकेला, चाहे तो मुझे बाहर ही ना निकाल देगा। ये देखो, दांत कितने घमंड से कह रहा है। जीव ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना और हंसकर बोला, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। जीव ने ऐसी बात बोली। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाले जीव वाचलता छोड़ अपनी औकात में रहे। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रहा है। दांत ने किरकिटाते कहा। जीभ से नम्रता बनाए रखिए, किंतु पर उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते हैं, सामने वालों को और जल्दी गिरा जाते हैं। पर तुम लोग अवसदवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान होता है। मैं वृद्ध अवस्था में भी, वृद्ध मतलब बुढ़ापे में भी उन्हें असहारा छोड़कर वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापे में उसे छोड़कर चले जाते हो। शांतिशाली दांत जो है, अभी आगे देखते हैं। शक्तिशाली जो दांत भी आखिरी अपने हार क्यों मानने लगेगी? बोलो, हमारे जड़ बहुत गहरी है, हमारे कण और नुकुलपन के कारण बड़े हमसे ठकराते हैं। जीव क्या कह रही है? विवेकपूर्ण उत्तर दिया। विवेक नम्रता से, तुम्हारे नुकीले और नकुले कपटपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर ही तक सीमित है। नम्रता से कहती हूँ कि मुझे पुराने दुनिया में प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पूर्ण धमकी दी। हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांत के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सा एक एक को बाहर कर देगा। मुझे तो छोड़ेगा भी नहीं। और तुम सब बाहर निकाल दिए जाओगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकत बनाने में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान की घमंडी दांतों को। आखिर जीभ का लोहा मान लिया। ये पाठ में दूसरी कविता में जीभ और दांत की तुलना के बारे में बताया गया था। चलिए, आपको इतना तो समझ गया होगा कि इस पाठ में आपको 2 कथाएं बताई गई है और पहले आपको कविता पढ़ाई गई। तो चलिए अभी हम वो करते हैं। धन्यवाद बच्चों।